हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कोशिका की संरचना, उसके बाद कोशिका के आवरण यानी कि सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड या लवक द्विस्तरीय झिल्ली वाले माने डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ चुके, जो एक स्तरीय झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रवी जालिका के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, है ना। ये भी एक स्तरीय झिल्ली वाला एकल कला वाला संरचना है। लाइसोसोम 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 का अर्थ होता है, लाइसो मीन्स डाइजेशन और सोम मीन्स बॉडी। डाइजेशन माने पाचक, पाचन से होता है, और बॉडी माने काय, माने पाचक काय या डाइजेस्टिव बॉडी। नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर में पाचक रस भरे रहते हैं और ये पाचन के कार्य से संबंधित होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन से संबंधित होता है, जो कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के पाचन क्रियाओं में कार्य भाग लेते हैं। ठीक है। इनका अन्य नाम है आत्महत्या की थैली। ये एक स्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ और एकल कला वाला संरचना है। गोल छोटे छोटे आकृति का होता है, इस तरह से गोलाकार छोटे छोटे। इसके अंदर में द्रव भरे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। इनकी खोज की थी डी डुवे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में। इसका एक और नाम से जाना जाता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कभी कभी जब भोजन की अनुपस्थिति होती है तो अपने ही अंगकों को पचा लेता है। इसके अंदर में पाचक द्रव भरे रहते हैं और जब पर्याप्त भोजन कोशिका को नहीं मिलता है तो अपने ही अंदर के अंगकों को पचाने का काम करता है, पचा लेता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। और क्यों कहते हैं ये पूछा जाए तो आपको वो लिखना पड़ेगा। आगे हम डिटेल बताएंगे। ये कौन कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है? कौन कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नहीं किस में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मनुष्यों के, है ना, मनुष्यों के, यहाँ पर लिख लीजिए, मनुष्यों के परिपक्व आरबीसी में। प्रोकैरियोटिक कोशिका मानवों के परिपक्व आरबीसी शुक्राणु तथा पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। शुक्राणु तथा किसमें होते हैं? पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और कुछ ये जंतु कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में कम पाए जाते हैं। ठीक है। और जंतु कोशिका में अधिक और पादप कोशिका में बहुत कम पाए जाते हैं। केवल कुछ पादप होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूरोस्पोरा है, ईस्ट है आदि, ये प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें कुछ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, है ना। बाकी मोस्टली ये किस में पाए जाते हैं? अधिकांशतः जंतु कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं या एनिमल सेल में अधिक पाए जाते हैं। इनमें विशेष प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम, है ना, वाटर हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए रहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, एसिड फास्फेटेस, है ना। जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको क्या कहते हैं? जल अपघटनी एंजाइम, जो कि किस में भरे रहते हैं? लाइसोसोम के अंदर भरे हुए रहते हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जहाँ पर इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है वहाँ पर माने अधिक पचाने की क्रिया होती है, या बाह्य पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया होती है, जहाँ पर फैगोसाइटोसिस क्रिया जैसे कि डब्ल्यूबीसी में, तो वहाँ पर इनकी संख्या अधिक होती है। लाइसोसोम की संख्या वहाँ पर अधिक होती है। इनमें 20 प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि इनमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो इनमें लगभग 20 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड आदि अन्य पदार्थ जितने भी मटेरियल हैं उनको पचाने का काम करते हैं। और इनका ये एंजाइम तभी सक्रिय होते हैं जब माध्यम अम्लीय हो। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अम्लीय जल अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं, एसिड फास्फेटेज। ठीक है। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी होते हैं, है ना। कोई एक ही गोल ही आकृति का नहीं मिलता है, बल्कि कई रूपों में मिलता है, बहुरूपी मिलता है। और वो कैसे होता है बताएंगे। कितने रूप पाए जाते हैं अब देखते हैं लाइसोसोम के रूप कितने होते हैं। तो कितने रूप पाए जाते हैं लाइसोसोम में? पहला है प्राइमरी या प्राथमिक, प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा है, पहला है प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम।
तृतीय है अवशिष्ट, तीसरा है अवशिष्ट या रेसिड्यूअल लाइसोसोम, और चौथा है स्वभक्षीय ऑटोफैगिक लाइसोसोम। तो इनका रूप कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये हम बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखिए, ये प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है। हम पिछली जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहे थे तब बताए हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिरों से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुल से बडिंग के फलस्वरूप या मुकुलन के द्वारा किसका निर्माण होता है, प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो जैसे ही कोई भी बाहरी पदार्थ या भोजन जो है वो कोशिका झिल्ली के संपर्क में आता है, तो कोशिका झिल्ली से अंदर की ओर धंस कर इस तरह से फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। अपन पढ़ चुके हैं उसके कार्यों में, कोशिका झिल्ली के कार्य में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस पढ़े हैं। ठोस और तरल पदार्थों को अंदर लेने के लिए, ठोस पदार्थों को अंदर लेने के लिए क्या क्रिया होती है, फैगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थों के अंदर लेने की क्रिया कहलाती है पिनोसाइटोसिस। तो ये दोनों क्रिया के फलस्वरूप बने हुए जो खाद्य धानी होती हैं या फूड वैक्यूल होती हैं, है ना, फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, और ये होता है फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जैसे ही आता है प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में मिलकर, ये होगा प्राथमिक लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और उसके बाद जैसे ही बाह्य पदार्थ या कोई भी भोजन या कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स इसमें आते हैं, चारों तरफ से वैक्यूल्स के द्वारा घेर लिए जाते हैं, इस तरह इन्वेजिनेशन के द्वारा या गर्त के द्वारा। उसके बाद ये फूड वैक्यूल जो है वो प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में मिलकर, फूड वैक्यूल इन प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में मिलकर कौन से रूप का निर्माण करते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। देखिए दूसरा रूप है इसका कौन सा, सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम। तो ये द्वितीयक लाइसोसोम में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें एक भोजन के मटेरियल जो फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इसके एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम के, इनको कहा जाता है द्वितीयक लाइसोसोम। अब द्वितीयक लाइसोसोम आगे की ओर पचाने की क्रिया उसमें होती है, उस समय वो कहलाता है डाइजेस्टिव वैक्यूल या पाचक लाइसोसोम। तो ये डाइजेस्टिव वैक्यूल में पचाया जाता है अम्लों के माध्यम से, विभिन्न अम्लों के माध्यम से, विभिन्न एंजाइम्स के माध्यम से, और फिर उसके बाद बचे हुए पदार्थ को कोशिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद अपचित पदार्थ युक्त जो वैक्यूल बचता है वो कहलाता है अवशिष्ट लाइसोसोम या रेसिड्यूअल लाइसोसोम। अपचित पदार्थ युक्त लाइसोसोम को क्या कहेंगे, अवशिष्ट लाइसोसोम या रेसिड्यूअल बॉडी कहा जाता है। अब ये अवशिष्ट लाइसोसोम क्या करते हैं, धीरे से कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के साथ में मिलकर जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं फट जाते हैं और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया तीसरा रूप। उसका एक और रूप पाया जाता है, चौथा रूप पाया जाता है स्वभक्षी ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। ये देखो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स लिखा हुआ है। तो ये ऑटोफैजिक वैक्यूल जब कोशिका में भोजन की कमी हो जाती है किसी तरह से, या फूड की कमी होती है, तब ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, ये स्वयं अपने ही भागों को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन भागों के चारों तरफ उनके पास में जाकर फट जाते हैं और उनको अपने अंदर लेकर उनको पचाने का कार्य करते हैं, उनको पचा लेते हैं। तो धीरे धीरे अपने ही अंगकों को पचा लेगा तो क्या हो जाएगा, अंततः कोशिका की डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुइसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब भोजन की कमी हो जाती है तब ये अपने ही अंगकों को पचाने लगता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है ऑटोलाइसिस। और ये वैक्यूल क्या कहलाएंगे, ऑटोफैजिक वैक्यूल कहलाएंगे या स्वभक्षी लाइसोसोम। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोसोम की संरचना, मनुष्य के विभिन्न रूप। लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, किस प्रकार की झिल्ली से घिरा है, एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, और उसके बाद ये विभिन्न 4 रूप दिखाई पड़े हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिड्यूअल, और पहला प्राइमरी माने प्राथमिक, सेकेंडरी माने द्वितीयक, रेसिड्यूअल माने अवशिष्ट, और ऑटोफैजिक माने स्वभक्षी। 4 रूपों को हम देख चुके हैं। अब आता है लाइसोसोम्स के कार्य के बारे में। तो लाइसोसोम का कार्य देखो, सबसे पहला है बाह्य पदार्थों का पाचन करना। पहला कार्य क्या है, बाह्य पदार्थों यानी फॉरेन बॉडीज, जो भी बाहर से कोशिका के अंदर कोई चीज आ रहा है उसका पचाना। तो जैसे ठोस और तरल के रूप में 2 प्रक्रिया बताए हम, कि ठोस के रूप में फैगोसाइटोसिस या स्वभक्षण की भक्षण की भक्षकाणु की प्रक्रिया, और तरल माने पिनोसाइटोसिस, है ना, कोशिका पायन की क्रिया। 2 प्रकार की क्रिया होती है, तरल कोशिका पायन और कोशिका भक्षण, 2 क्रिया होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये इनका कार्य भी कौन कर रहा है,
इनको पचाने का कार्य, बाहरी पदार्थों को पचाने का कार्य लाइसोसोम। अब देखिए अंतर कोशिकीय पाचन। अंतर कोशिकीय माने कोशिका के अंदर के ही पदार्थों को पचा लेने की क्रिया क्या कहलाता है? अंतर कोशिकीय पाचन। कोशिका के अंदर के ही प्रोटीन, लिपिड और भोजन की कमी होगी तो अंदर में जो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कोशिका के अंदर में भी उपस्थित होते हैं द्रव में, कोशिका द्रव्य में, उन पदार्थों का पाचन कर लेते हैं। और उन पदार्थों का पाचन कब होता है? इसका उदाहरण हम देख सकते हैं बीजों के अंकुरण के समय में। बीजों के अंकुरण के समय बीज में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ और वसा आदि जो लिपिड होते हैं उन सबको पचाकर फिर बीज के अंकुरण होता है, जिसके फलस्वरूप नया पौधा कोपल निकलता है। बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय माने कोशिका के बाहर, इन दोनों में अंतर है। बाह्य पदार्थों का पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन, इसमें अंतर है। कोशिका के बाहर लाइसोसोम कोशिका के बाहर भी, जैसे कि शुक्राणु के एक्रोसोम में स्थित होता है। इस तरह से शुक्राणु है, मनुष्य का शुक्राणु पाया जाता है। ये ऐसा एक हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। तो यहाँ पर टोपी के समान जो स्ट्रक्चर होता है, इसका निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसको कहते हैं एक्रोसोम। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और ये लाइसोसोम जब निषेचन की क्रिया के समय में ये अंडाणु की भित्ति को भेदने का कार्य करता है। अंडाणु की भित्ति को भेदने में शुक्राणु को मदद करता है। तो क्या हो गया? बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या आएगा? शुक्राणु का एक्रोसोम अंड झिल्ली को पचाकर प्रवेश करता है, ठीक है, उसमें मदद करता है। अब चौथा कार्य है स्वलयन। स्वलयन माने ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस माने खुद की अंगकों को पचाने का कार्य करता है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब ये खुद के अंगों को ही पचा लेता है, ठीक है। चौथा कार्य है समसूत्री विभाजन की शुरुआत करने में योगदान। जब लाइसोसोम जो है वो समसूत्री यानी कि माइटोसिस, सेल डिवीजन की शुरुआत में भी लाइसोसोम कार्य करता है। कैसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पचाने का। सबसे पहला स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियस की या केंद्रक की झिल्ली जो है पहले डिसअपियर होती है, तो उनको डिसअपियर होने में कौन मदद करता है? लाइसोसोम। उसके बाद आता है हानिकारक कार्सिनोजन को, माने केंद्रक कैंसर उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहता है कार्सिनोजन। हानिकारक पदार्थों को शरीर से हटाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के अधिकतर कार्य जो है किनके कारण संपन्न होते हैं? लाइसोसोम के कारण ही संपन्न होते हैं। WBC के कार्य इन्हीं के कारण संपन्न होते हैं। और GERL एक कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम तीनों मिलकर सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? GERL, ठीक है। तो GERL मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब तक इनमें से वैक्यूल्स निकलेंगे नहीं तब तक लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर लाइसोसोम फिर अन्य क्रियाओं को नहीं संपन्न कर पाएगा। तो ये हो गया लाइसोसोम की संरचना, उसके विभिन्न रूप और उसका कार्य। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइबोसोम।